नमस्कार दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल लिया गया है ये लिया गया है द हिंदू न्यूज़पेपर से। बहुत ही शानदार आर्टिकल है जिसमें ये कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में बात करता है, कंपलसरी लाइसेंसिंग के बारे में बात करता है, वॉलंटरली पेमेंट एग्जैम्पशंस के बारे में बात करता है, डब्ल्यूटीओ के बारे में बात करता है, ट्रिप्स के बारे में बात करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में बात करता है। देखिए वैसे भी डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ ये हमारे एग्जाम का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, अपने सिलेबस का। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपको पढ़नी रहती है और जिसके अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी इंडिया जो है वर्ल्ड की फार्मेसी कहा जाता है, तो इंडिया के हिसाब से क्योंकि ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि दुनिया की बड़ी से बड़ी जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो इंडिया के अंदर जो है अपनी प्रोडक्शन करती हैं। तो उसके पर्सपेक्टिव से भी कैसे इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इस कोविड-19 की फाइट से लड़ने का और इस पेंडेमिक को दूर करने का। तो इन सारे इश्यूज़ को कवर किया गया है। एचआईवी एड्स से रिलेटेड इसको किया गया है, कैसे एचआईवी एड्स वाला इशू और कोविड-19 वाला इशू देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बीमारी सेम है, ये कह रहे हैं कि इनको आपस में पैरेलल है दोनों कंडीशंस का। ठीक है, इसको लिखने वाले कौन हैं? ये हैं मर्फी हैलिंगबर्डन, और जिन्होंने एक बुक लिखी है बहुत शानदार, इंडिया एंड द पेटेंट वॉर्स फार्मास्यूटिकल्स इन द न्यू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इन्होंने ये बुक लिखी है, प्रोफेसर हैं ये मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी एट क्वींस कॉलेज एंड द ग्रेजुएट सेंटर सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। देखिए भैया, पढ़े लिखे आदमी हैं, यूनिवर्सिटी से हैं, तो इतना बड़ा आदमी जब अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर करता है तो डेफिनेटली वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। कुछ चीज़ें थोड़ी हो सकता है कि थोड़ी हैवी हो, इंटरेस्ट लिटरेचर वगैरह थोड़ा सा डीप होता है, लेकिन हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या टाइटल क्या है, द एड्स फाइट ऑफर्स अ कोविड-19 वैक्सीन पेटेंट पाथवे। अब ये वैक्सीन पेटेंट क्या है, थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए पहले ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी एंड prevent new strains of the COVID-19 vaccines need to be affordable and available in massive quantities। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा। हर्ड का देखिए मतलब होता है भीड़ होता है जब एक, और इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जब आप किसी वायरस से या किसी डिसीज से आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी, देखिए इम्यूनिटी उसी से लिएगा, आपका जो इम्यून सिस्टम है, मीन्स आपका इम्यून सिस्टम जब किसी डिसीज़ के अगेंस्ट लड़ सकता है और वो डिसीज़, वो वायरस आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता, उसका मतलब होता है इम्यूनिटी। और जब यह इम्यूनिटी यानी कि उस डिसीज़ को लड़ने की जो कैपेसिटी है, जब वो मास लेवल पे आ जाती है, ज़्यादातर पॉपुलेशन उस अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, दैट इज़ कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी पाने के लिए, और वायरस का जो नई नई वैराइटीज़ आ रही हैं, कभी B1117, B1116, जिसको कई बार जो है वो इंडियन स्ट्रेन बोला जाता है, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, ब्राज़ील स्ट्रेन, यूके स्ट्रेन, हालांकि कंट्रीज़ का नाम नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन आजकल आप देख रहे हो ना सोशल मीडिया में, इंडियन वेरिएंट, यूके वेरिएंट, वो सब लिया जा रहा है, लेकिन चाइनीज़ वायरस कोई नहीं बोलता है। जब चाइनीज़ वायरस लोग बोलने लगे तो डब्ल्यूएचओ ने सबको बोला नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आजकल धड़ल्ले से आप लोग यूके वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट सबका यूज़ कर रहे हो। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी डब्ल्यूएचओ के साथ और सोशल मीडिया जो फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप जो उतरे भी हैं, सबको ये बोला है कि आप इस वेरिएंट के साथ इंडियन मत लगाएं, ठीक है, क्योंकि इसका जो एक्चुअल वेरिएंट है B.117 आप वो बोलिए। एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट इशू। तो इनका ये मानना है कि हर्ड इम्यूनिटी अगर लेके आनी है और अगर वायरस के नए नए स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करना है, तो ये जो वैक्सीन है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए और सबके लिए अवेलेबल भी होनी चाहिए। देखिए दो यहाँ पे कीवर्ड हैं, अफोर्डेबल एंड अवेलेबल। बहुत सिंपल से कीवर्ड हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव हैं, और मैसिव क्वांटिटी में होना चाहिए। अब 5, 7, 10%, 15% अगर वैक्सीनेशन आपने दे भी दिया पॉपुलेशन को, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेजोरली ये जो है, देखिए जो मिडिल क्लास हैं, जो अपर मिडिल क्लास है, वो तो इसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए इजीली अवेलेबल भी हो सकता है। क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है क्या वो मास स्केल पे ज़्यादातर पॉपुलेशन की अवेलेबल और अफोर्डेबल है कि नहीं। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, दिस कैन हैपन, अब ये कैसे हो सकता है, अफोर्डेबल और अवेलेबल कैसे हो सकता है? दिस कैन हैपन थ्रू पेटेंट ओनर्स वॉलंटरली लाइसेंसिंग देयर प्रोडक्ट्स टू अदर कंपनीज। देखिए यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं, एक है वर्ड ये पेटेंट, एक है वॉलंटरली लाइसेंसिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, हालांकि अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। पेटेंट का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ माइंड। क्रिएशन ऑफ माइंड, क्रिएशन ऑफ माइंड का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने अपने दिमाग का यूज़ करके कोई दवाई बनाई, अपने दिमाग का यूज़ करके मैंने कोई मशीन बनाई, अपने दिमाग का यूज़ करके मैंने कोई म्यूज़िक बनाया, या फिर मैंने ये वीडियो बनाया है ना, ये भी मैंने अपने दिमाग का यूज़ करके इधर उधर से चीज़ें डाल के एक चीज़ बनाई है। तो जब कोई इंसान मेहनत करता है, उसके माइंड की क्रिएशन होता है, तो वो चाहता है कि कोई और इसका यूज़ ना करे। मतलब ऐसा है ना कि मेहनत मैं करूँ और मतलब आम का पेड़ मैंने लगाया और आम कोई और खा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पेड़ मैंने लगाया है तो उसका बेनिफिट भी मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा तो फ्यूचर में मैं और भी पेड़ लगा सकता हूँ।
तो पेटेंट का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जो आदमी किसी चीज़ को क्रिएट कर रहा है तो उसको ही उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, किसी और को उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई और उसका यूज़ करता है तो वो इलीगल होगा, वो अगेंस्ट द लॉ होगा, उसको सज़ा मिल सकती है। ये इसका मतलब होता है। और ये जो पेटेंट राइट्स हैं ये इंटरनेशनली और नेशनली प्रोटेक्ट किए जाते हैं। इंटरनेशनली इसको प्रोटेक्ट करता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर रूल्स बने हुए हैं। और वॉलंटरी लाइसेंसिंग का देखिए क्या मतलब होता है। जैसे कि मान लो किसी कंपनी ने कोई दवाई बनाई और अब वो उस कंपनी को उस दवाई को बनाने का एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ उसी कंपनी के पास हो सकता है, किसी दूसरी कंपनी के पास नहीं हो सकता। तो आराम से क्या होता है, वो कंपनी दवाई बनाएगी, उसको बेचेगी और खूब सारा पैसा कमाएगी। देखिए वैसे तो कोई भी मेडिसिन जब मार्केट में आती है, जैसे मान लो पैरासीटामोल या कोई भी, इस दवाई को बनाने में वो जो मोलिक्यूल होता है उसको क्रिएट करने में, उसकी प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करने में इट टेक्स 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, समटाइम्स इवन 20 ईयर्स। भैया 15-20 साल की रिसर्च होती है उसके ऊपर। एंड दीज कंपनी स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक दवाई को बनाने में। तो वो भी चाहती हैं कि जब उन्होंने 15 साल 20 साल मेहनत किया है, इतना सारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा लगाया है, तो उनको प्रोटेक्शन मिले। तो वो भी एक सही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब चीज़ ह्यूमैनिटी के ऊपर आ जाती है, जब चीज़ एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के ऊपर बात आती है, तो चीज़ें दूसरी होती है। इसमें अब छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बात एनालिसिस की है। एक कंपनी है वोल्वो, आपको पता ही होगा। वोल्वो एक कंपनी है ना, जो 4 व्हीलर्स बनाती है। वोल्वो कंपनी ने सबसे पहले सीट बेल्ट्स का डिस्कवर किया। सीट बेल्ट्स जो आजकल हम लोग लगाते हैं, बड़ा कैजुअली ले लेते हैं, लेकिन जब ये वोल्वो कंपनी ने इसको बनाया था तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी सेफ्टी एक मेजर था, बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी, क्योंकि उससे पहले गाड़ी वगैरह में ये होता नहीं था। तो जब एक्सीडेंट होते थे लोगों की डेथ हो जाती थी। वोल्वो ने जब इस सीट बेल्ट को बनाया तो एक्सीडेंटल जो डेथ होती थी वो 70-80% कम हो गई। अगर वोल्वो चाहता तो इस पेटेंट को अपने लिए यूज़ कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वोल्वो ने इस चीज़ को डिस्कवर ज़रूर किया, इन्वेंट ज़रूर किया, लेकिन उसने पूरी दुनिया को बोला कि देखो मेरा एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, ये ह्यूमन लाइफ को बचा सकता है, इसलिए कोई भी इसको यूज़ करो। उसे बोला जाता है वॉलंटरी लाइसेंस। मतलब वोल्वो ने वॉलंटरली अपने मन से दूसरी कंपनीज को लाइसेंस दे दिया इस सीट बेल्ट को बनाने का। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ अगर देखा जाए तो ये है ना। अब यही चीज़ होती है फार्मास्यूटिकल के केस में। फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर किसी प्रोडक्ट को, किसी दवाई को डिस्कवर करती है, तो अगर उसका लाइसेंस वो वॉलंटरी दूसरे को दे देती है फॉर द ह्यूमन लाइफ, उसे कहा जाता है वॉलंटरी लाइसेंसिंग। तो इसे आप ये कह सकते हो कि एक ह्यूमन एमरजेंसी की जब सिचुएशन आती है तो कंपनीज इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकती हैं। दैट इज़ कॉल्ड वॉलंटरी लाइसेंसिंग। ठीक है, तो इनका यह मानना है कि जो हर्ड इम्यूनिटी और अगर नए स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करना है, अफोर्डेबल अवेलेबल बनाना है, तो कंपनीज को वॉलंटरी लाइसेंसिंग देना चाहिए। एनीवेज, अब ये कैसे होगा? ये होगा बाय टेम्परेरीली सस्पेंडिंग पेटेंट राइट्स। मतलब जैसे कुछ कंपनीज के पास अभी पेटेंट राइट है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, अगले साल 2 साल 3 साल के लिए, जब तक ये पेंडेमिक दूर नहीं होता है। इंडिया एंड द वर्ल्ड नीड्स सेवरल इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। देखिए वर्ल्ड का 50-60% तो दवाइयाँ इंडिया में ही बन रही हैं। तो अगर ये वॉलंटरी लाइसेंसिंग करना है और दवाइयों को अफोर्डेबल और अवेलेबल बनाना है तो इंडियन कंपनीज की इसमें हेल्प लगेगा। बिना इंडियन कंपनीज के भैया आप नहीं कर सकते, सीधी सी बात ये है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने HIV से कैसे एग्जाम्पल लिया। देखिए कोविड-19 वाली जो अभी समस्या है, इट्स अ वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी। ऐसी ही प्रॉब्लम जो है 80s में भी हुई थी, जब HIV जो है एक पेंडेमिक टाइप का बन गया था। उससे लड़ने के लिए कुछ कंपनीज के पास जो है पेटेंट राइट्स थे, जो एड्स की दवाइयां बनाते थे। उस टाइम पे क्योंकि ये वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी थी, तो इन कंपनीज ने क्या किया, हालांकि उसमें टाइम लगा, 15-20 साल का टाइम लगा, लेकिन अल्टीमेटली वॉलंटरी लाइसेंस दिया गया दूसरी कंपनीज को कि आप HIV एड्स की दवाई बना सकते हो। समझ रहे हो? कुछ ही कंपनी थी ऐसी दुनिया में, जैसे ये कंपनी का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, बहुत ही शानदार जीलीड कंपनी है। इसके पास पेटेंट था एक दवाई बनाने का। इस दवाई का नाम है टेनोफोविर, जो एक HIV के लिए यूज़ की जाती है। इस कंपनी ने क्या किया, इस दवाई को बनाने का राइट यानी कि वॉलंटरी लाइसेंसिंग जो है दूसरी कंपनीज को दे दिया। उसके लाइसेंसिंग से पहले यही दवाई आपको पड़ती थी $200 से $500 पर ईयर, लेकिन जब दूसरी कंपनीज इसने दवाई बनाई तो उसकी कीमत हुई ओनली $30 to $35 पर ईयर। ये बेनिफिट होता है।
वॉलंटरी लाइसेंसिंग को देने का, क्योंकि जब वॉलंटरी लाइसेंसिंग देते हो तो दूसरी कंपनी उसको मास स्केल पे प्रोड्यूस कर सकती है, और कोई चीज़ जब मास स्केल पे प्रोड्यूस होती है तो उसका प्राइस अपने आप ही डाउन हो जाता है ना, ये चीज़ है। तो यूनाइटेड नेशंस मेडिसिन पेटेंट पूल एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल आर इंपॉर्टेंट टूल्स। देखिए ये कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं। 2020 में WHO ने टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल बनाया था, और ये बनाया गया था ऑन द सजेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका। उन्होंने कहा था जैसे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनी होगी, जैसे जीलियड हो गया, जैसे आपका मॉडर्ना हो गया, जैसे आपका सन फार्मा हो गया, फाइजर हो गया, तो इस टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल में ये बोला गया कि ये सारी की सारी कंपनी आएँ, एक साथ बैठें, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करें, ताकि कोविड-19 से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट में दवाइयाँ वगैरह होती हैं उसको ज़्यादा बड़े स्केल पे बनाया जा सके। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था, 2020 में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो इनका ये मानना है कि शेयरिंग पेटेंट राइट्स थ्रू वॉलंटरी लाइसेंसिंग वुड नीड टू इन्वॉल्व इंडियाज लार्ज फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ये तो चीज़ हो गई है। अब ये जो पेटेंट को प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ है ना, ये WTO में स्टार्ट हुई थी 1990s में, क्योंकि WTO से पहले तो इट यूज टू बी कॉल्ड गाट, GATT, है ना, ये हुआ करता था। 1995 में जब WTO बना तो उसमें जो है एक डिपार्टमेंट बनाया गया, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में ट्रिप्स। ये इस दुनिया में इंटरनेशनली सारे पेटेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। पेटेंट को प्रोटेक्ट करने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं, नए नए प्रोडक्ट बनाती हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है, ताकि कोई और उनके प्रोडक्ट को यूज़ ना कर सके। एड्स के केस में ऐसा हुआ, कुछ ही कंपनीज के पास वो लाइसेंस था, लेकिन जब वॉलंटरी लाइसेंस दिया गया तो उनका प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। तो क्या ये चीज़ हम लोग कोविड के केस में नहीं कर सकते? अभी देखिए, कोविड वैक्सीन को कुछ ही कंपनीज बना रही हैं। अगर ये कंपनी वॉलंटरी लाइसेंसिंग किसी और कंपनीज को दे देती हैं तो भैया प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं, फिलीपींस, जापान, पाकिस्तान, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो दवाइयाँ बना सकती हैं, अगर ये कंपनीज अपने वॉलंटरी लाइसेंस किसी और को दे दें तो एड्स वाले एग्जाम्पल से हम क्या सीख सकते हैं कि जब एड्स के टाइम पे वर्ल्ड में हेल्थ इमरजेंसी थी, उस टाइम पे जो सोल्यूशन निकाला गया था, क्या वो सोल्यूशन आज नहीं निकाल सकते हैं क्या? ये है बात। हेल्थ इमरजेंसी की अगर हम लोग बात करें, देखिए एक चीज़ होती है कंपल्सरी लाइसेंसिंग, एक होती है वॉलंटरी लाइसेंसिंग, एक होती है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। वॉलंटरी लाइसेंसिंग अपनी मर्जी से दिया जाता है, जैसे फाइज़र है, फाइज़र अपनी मर्जी से दूसरी कंपनी को लाइसेंस देता है कि भैया आप ये दवाई बना लो, ठीक है, और इसका जो प्राइस होगा वो अपने हिसाब से फिक्स कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको टेक्नोलॉजी भी दूंगा। उसे बोला जाता है वॉलंटरी लाइसेंसिंग। मतलब एक है ना, एक यू कह सकते हो कि ना एक गुडविल हो गया। कंपल्सरी लाइसेंसिंग दूसरी चीज़ होती है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग में ज़बरदस्ती उस दवाई को, उस प्रोडक्ट को बनाने का लाइसेंस दिया जाता है दूसरी कंपनी को, चाहे वो कंपनी अग्री करे या ना करे। अब देखिए, फाइजर ने मान लो दवाई बनाई है एड्स की, इंडियन कंपनी है मान लो डॉक्टर रेड्डी। अब इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो कोर्ट है, वो डॉक्टर रेड्डी को कह सकती है कि आप ये दवाई बनाओ, चाहे उसमें फाइजर अग्री करे या ना करे। दैट इज कॉल्ड कंपल्सरी लाइसेंसिंग। तो ये क्या करता है, दूसरी कंपनीज के पेटेंट राइट्स को ओवरराइड कर देता है। और कंपल्सरी लाइसेंसिंग भी जो है दोहा डिक्लेरेशन के अंदर में आता है। अब ये दोहा डिक्लेरेशन क्या है? दोहा डिक्लेरेशन 2001 के अंदर किया गया था। ये WTO के अंदर ही होता है। देखिए, WTO पेटेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। आप कहते हो, आप कहोगे सर एक तरफ तो ये पेटेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, दूसरी तरफ ये पेटेंट्स को तोड़ने की बात भी कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि किसी हेल्थ इमरजेंसी वाले केस में आप इसका यूज़ कर सकते हो, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। जैसे इंडियन पेटेंट एक्ट है 1970, इसके अंदर भी कंपल्सरी लाइसेंसिंग की बात की गई है। अगर जैसे मान लो फाइजर कोई कंपनी है, अगर फाइजर कोई एड्स के लिए दवाई बनाती है, अगर उसकी सप्लाई कम है और उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है जिसे इंडियन लोग अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इंडियन कोर्ट और सरकार पेटेंट राइट्स 1970 के अंदर अपनी लोकल कंपनी को ये कह सकता है कि आप इस दवाई को बनाओ, चाहे फाइजर अग्री करे या ना करे। और ये चीज़ जो है दोहा डिक्लेरेशन जो 2001 में हुआ था, उसके अंदर भी इसको इंक्लूड किया गया है। देखा जाए तो ये WTO के अंदर में ही है ना। अब इसी चीज़ को जो है कौन बोल रहे हैं? साउथ अफ्रीका और इंडिया ने कोविड-19 के केस में बोला। कोविड-19 के केस में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने WTO के अंदर जाके ये बोला कि भैया, ये जो कंपनीज़ हैं जो दवाइयाँ बना रही हैं कोविड-19 की, आप ऐसा स्टेप लीजिए कि हम लोग भी इस दवाई को बना सकें।
पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स इसको अपोज कर रहा था, क्योंकि देखो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में सिचुएटेड हैं, है ना, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो शुरू में यूनाइटेड स्टेट्स इस चीज़ को ऑब्जेक्ट कर रहा था, लेकिन अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने बोल दिया है हाँ, लेकिन यूरोपियन यूनियन अभी भी ना बोल रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यूरोपियन यूनियन में, अब भैया उनके इतनी सारी पैसा होता है उन लोगों के पास, इतनी बड़ी लॉबिंग होती है, तो पॉलिटिशियंस ऐसे थोड़ी ही एग्री कर जाएंगे। हालांकि एक बार अगर पॉलिटिशियंस एग्री कर गए तो इस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन लॉबिंग होती है ना, बड़े बड़े लोग, टाटा अंबानी अडानी अमेजोन, उस तरह के लोग जो हैं वो लॉबी करते हैं पार्लियामेंट में, इन लोगों को पैसा देते हैं, जो भी है ना। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने शुरू में अग्री नहीं किया था, लेकिन अब अग्री कर गया है। लेकिन देखना यह है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि HIV एड्स के केस में वॉलंटरी लाइसेंस देने में 15 से 20 साल लग गए थे। 1980s में वो सिचुएशन स्टार्ट हुई थी, लेकिन 2000 के लगभग जो है उस टाइम पे जाके वॉलंटरी लाइसेंस दिया गया। तो लेकिन दोहा डिक्लेरेशन के अंदर क्या बोला गया, अब तक सिर्फ 3 बीमारियों का नाम लिया गया है, एड्स, मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस मतलब TB। इसमें अभी कोविड जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दोहा डिक्लेरेशंस, लोकल कंपनीज कैन मेक ड्रग्स फॉर एड्स, मलेरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस अंडर कंपल्सरी लाइसेंस। लेकिन इंडिया और साउथ अफ्रीका ये कह रहे हैं कि आप इसके अंदर कोविड भी इंक्लूड कर दो, क्योंकि कोविड की प्रॉब्लम तो इनसे भी बड़ी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग और वॉलंटरी लाइसेंस में क्या फ़र्क होता है। वॉलंटरी लाइसेंस में एक कंपनी अपनी मर्जी से दूसरे को लाइसेंस देती है, और जब वो अपनी मर्जी से दूसरे को लाइसेंस देती है तो टेक्नोलॉजी भी देती है। कंपल्सरी लाइसेंस में वो कंपनी जो ओरिजिनल कंपनी है वो अपने लाइसेंस भी नहीं देती और अपनी टेक्नोलॉजी भी नहीं देती, उनसे ज़बरदस्ती लिया जाता है एक तरह से। इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जैसे डॉक्टर रेड्डी हो गया या सीरम हो गया, है ना, भारत बायोटेक हो गया, ये कंपनी क्या कहती हैं कि भैया वी प्रेफर वॉलंटरी लाइसेंस, वी डू नॉट प्रेफर कंपल्सरी लाइसेंस। देखिए कंपल्सरी लाइसेंस में मान लो उन कंपनी को अगर आपको राइट्स मिल भी गए दवाई बनाने का, बनाओगे कैसे? आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास फॉर्मूला नहीं है, आपके पास लैब नहीं है, आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि वो कंपनी तो आपको टेक्नोलॉजी देने वाली है नहीं। तो वॉलंटरी लाइसेंसिंग इज ऑलवेज बेटर देन कंपल्सरी लाइसेंसिंग, क्योंकि कंपल्सरी लाइसेंस में आपको सब खुद बनाना पड़ेगा रिवर्स इंजीनियरिंग करके, जो एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, उसमें ही कई साल लग जाते हैं। तो इंडियन कंपनीज आर प्रेफरिंग फॉर वॉलंटरी लाइसेंसिंग। इंडिया, साउथ अफ्रीका का ये कहना है WTO के अंदर कि दोहा डिक्लेरेशन में आप जो है एक कोविड भी ऐड कर दो, ताकि ये सारी की सारी कंपनीज जो में जो दवाइयाँ बना रही हैं कोविड-19 की, ये दूसरी कंपनीज को लाइसेंस दें और अपनी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करें। तो ये सारे का सारा इशू है। लेकिन वो कंपनीज क्या कह रही हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन है, जापान है, कनाडा है, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो वॉलंटरी लाइसेंस हम लोग नहीं देना चाहते, क्योंकि इससे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके इंटरेस्ट जो है वो हार्म होते हैं। फ्यूचर में क्या पता वो दवाई बनाए या ना बनाए। अब उनका कहने का तरीका दूसरा है, लेकिन एक्चुअली वो ये कहना चाहते हैं कि देखो हम अमीर हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास लैब है, तो जो चीज़ हमारी है वो हमारी ही रहनी चाहिए, है ना। हिपोक्रेसी है, वैसे आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, है ना, ब्रदरहुड की बातें करते हो, ह्यूमन राइट्स की बातें करते हो, लेकिन जब आपके पैसे की बात आती है तो आप कहते हो नहीं नहीं ये तो हमारा है, हम लोग किसी और को नहीं दे सकते। देखा जाए तो इट्स अ हिपोक्रेसी। उनका ये मानना है कि देखो वॉलंटरी लाइसेंस एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन आप कोवैक्स के थ्रू कर सकते हो। अब ये कोवैक्स क्या है? कोवैक्स का मतलब होता है कोऑपरेटिव, एक ना वैक्सीन के लिए जो है एक वर्ल्ड ने कोलैबोरेशन बनाया है, इसे कहा जाता है कोवैक्स प्रोग्राम, जो 2020 में आया था। इसके अंदर में क्या होता है, जो अमीर कंट्री होती है ना वो दवाइयों को परचेज करती हैं और फिर गरीब कंट्रियों को डोनेट कर देती हैं, मतलब खैरात बांटने वाली बात है। जो गरीब कंट्री हैं वो दवाई अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो कोवैक्स प्रोग्राम के अंडर में जो अमीर कंट्री हैं वो WHO को डोनेट का पैसा देती हैं, WHO दवाइयाँ खरीदता है और गरीब कंट्रियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इसे कहा जाता है कोवैक्स प्रोग्राम। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ये कह रही हैं कि वॉलंटरी लाइसेंस हम लोग नहीं देंगे, लेकिन कोवैक्स के थ्रू हम लोग हेल्प करेंगे गरीब कंट्रियों की। लेकिन ये कोवैक्स का प्रोग्राम जो है ना ये फेल है भैया, क्योंकि WHO के पास पैसा ही नहीं है खरीदने का दवाइयाँ, ऊपर से अगर पैसा है भी ये दवाइयाँ बहुत कम उनको मिल रही हैं, ऊपर से अगर दवाइयाँ मिल भी रही हैं तो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है।
ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब डब्ल्यूएचओ के अंदर एक और इनिशिएटिव लिया गया है जिसे कहा गया टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, जिसके बारे में मैंने अभी बात किया था। इसमें यह कहा गया है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी आपस में शेयर करें, और शेयर करने के बाद उसको प्रोड्यूस करें, जो दवाइयाँ वगैरह आप बनाते हो कोवैक्सीन के लिए। लेकिन ये भी फेल है, सारी चीज़ें फेल हैं। अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है वॉलंटरी लाइसेंसिंग, ताकि इंडियन, वियतनामीज, फिलीपींस, पाकिस्तानी कंपनीज को दवाई बनाने का लाइसेंस मिले। तो ये है पेटेंट वेवर वाली बात। तो साउथ अफ्रीका और इंडिया ने ये कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि हमने आप हमेशा के लिए वेवर दे दो, हम कह रहे हैं कि टेम्परेरी बेस पे दे दो जब तक ये पेंडेमिक ठीक मतलब ओवर नहीं होता है। ठीक है, तो बाद में कुछ इन्होंने अपनी सजेशंस भी दिए हैं। इन्होंने कहा है कि मास स्केल पे अफोर्डेबल बनाने के लिए आप, सरकार क्या करती है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देती है ताकि वो रिसर्च करें, दवाइयाँ बनाएं। इनका ये मानना है कि जब सरकार इन कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देती है तो उसी टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए कि जब आप ये दवाई बनाओगे तो मास स्केल पे बनाओगे और अफोर्डेबल प्राइसेस पे बनाओगे। ठीक है, क्योंकि पैसा सरकार का लग रहा है तो बेनिफिट भी सरकार को मिलना चाहिए। और ये जो पेटेंट्स हैं ना, ये कोई आयरन क्लैड ओनरशिप नहीं होती है। जैसे मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और उसको बिल्कुल टच भी नहीं कर सकता। कितना बढ़िया वर्ड लिखा हुआ है, आयरन क्लैड ओनरशिप। आयरन क्लैड का मतलब है कोई लोहे का पर्दा, मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि हेल्थ इमरजेंसी के केस में हम लोग इनको थोड़ा सा इधर उधर यूज़ कर सकें। ये टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई हमेशा के लिए नहीं होता है। ठीक है, दिस इज जस्ट नॉट जस्ट अ क्वेश्चन, दिस इज़ नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ सोशल जस्टिस की बात नहीं है। जो वेरिएंट नए नए आ रहे हैं कोविड वैक्सीन के, वो ज़्यादा डेडलियर हैं डेफिनेटली, और ज़्यादा कंटेजियस भी हैं। अगर पूरी दुनिया को वैक्सीनेशन बड़ा जल्दी जल्दी होगा तो इस पेंडेमिक को हम जल्दी से दूर कर सकते हैं। अगर ये लीगल बैटल आपस में करते रहे, इसमें टाइम पास होता रहेगा, अगर टाइम जाता रहेगा तो नए नए वेरिएंट आते रहेंगे, उससे दोनों कंट्री सेफ नहीं है। ना तो डेवलप्ड कंट्री सेफ है, ना डेवलपिंग कंट्री सेफ है। क्योंकि जितना टाइम ज़्यादा लोगे आप, नए वेरिएंट आएंगे और वो हो सकता है पुराने वैक्सीनेशन को जो है ओवरकम कर जाएं। हो सकता है आपको पहले वैक्सीन लगी भी हो, उसके बावजूद भी इन्फेक्टेड हो जाएं। तो ये दोनों के लिए फ़ायदा है, रिच कंट्रीज़ के लिए भी फ़ायदा है, गरीब कंट्री के लिए भी फ़ायदा है, अगर आप वॉलंटरी लाइसेंस दूसरी कंपनीज़ को दे देते हो। तो कुछ चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे करी, जैसे वॉलंटरी लाइसेंसिंग क्या होता है, कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होता है, टेक्नोलॉजी टूल क्या होता है, ट्रिप्स क्या होता है, दोहरा डिक्लेरेशन क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें ना अपने एग्जाम में आप डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपके सब्जेक्ट का एक पार्ट है, आपके टॉपिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो। थोड़ी सी डिटेल में मैं जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 5 मिनट के अंदर ही करना है ना भैया। टाइम आपको देना पड़ेगा, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, थोड़ा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, अच्छे से डीप में जाओ, चीज़ों को समझो। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसमें कोई वर्ड आपको, देखिए न्यूज़पेपर का सिर्फ ऐसा नहीं है कि आर्टिकल पढ़ लिए और आप आगे निकल गए। जब भी मान लो इस आर्टिकल में आपको मिला कि ये वॉलंटरी लाइसेंसिंग, तो आप गूगल कीजिए कि वॉलंटरी लाइसेंसिंग है क्या। वहाँ पे लिखा हुआ है कंपलसरी लाइसेंसिंग, तो आप गूगल करो उसको कि कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या है। तो जो वर्ड आपको ऐसे मिलते हैं ना किसी एडिटोरियल के अंदर के जिसका आपको नहीं पता है, तो उसको गूगल करो यार। ये होता है तरीका पढ़ने का। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, ओके निकल गए पढ़ के, ऐसे नहीं नहीं, दैट इज़ नॉट द राइट वे। ठीक है, थोड़ा गूगल करो, आपके हाथ में है, चीज़ों को समझो अच्छे से, उसका इंटरलिंकिंग करो, उसके बावजूद एक चीज़ आपको प्रॉपरली समझ में आती है। एंड दैट इज़ द वे टू अंडरस्टैंड द न्यूज़पेपर। और इसलिए कहते हैं कि न्यूज़पेपर बहुत क्रूशियल चीज़ है। अगर आप उसको इस तरीके से पढ़ते हो, ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल गए, तो फिर वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, तो ये चीज़ें आज आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो, फ्यूचर में चाहते हो हम अच्छी अच्छी एनालिसिस आपके लिए लेके हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और सब्सक्राइब करोगे तो फिर ये बेल आइकन पे क्लिक भी कर देना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन फ्यूचर में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।